गुड मॉर्निंग। आज आपके बीच में आने के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। तीन विषयों पे चर्चा के लिए आज मैं आपके बीच में इस वीडियो को लेकर के आया हूं। तीनों जो इश्यूज हैं ये इस बैकग्राउंड में उत्पन्न हुए हैं कि बीपीएससी के द्वारा आगे के एग्जाम का एक डेट शीट जारी कर दिया गया है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और जो सेकेंड इशू है वो है कि बीपीएससी 67 का पीटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि अब तो डेट टलने की कोई संभावना नहीं है और अब बीपीएससी 67 का पीटी का एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है। आज भी दिल्ली में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में बीपीएससी ने एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट, एक नोटिस जारी किया हुआ है जिसमें कि एडमिट कार्ड में या फॉर्म में कहीं कहीं कुछ आधार नंबर की गलती है या फोटो की गलती है या सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके लिए बीपीएससी ने एक ऑप्शन दे रखा है अभी उसको एडमिट एग्जाम सेंटर पे लेके जाने का। जो भी न्यूज़पेपर हैं सारे न्यूज़पेपर में होगा, आप ज़रूर जो भी कैंडिडेट हैं उसको देख लें। ये इस वीडियो में तीन विषयों पे डिस्कशन को मैं इस तरीके से बांट के आपको बताऊं तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट विषय आता है जो बीपीएससी को लेकर के, एक इशू है जो सबसे इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू अभी चल रहा है। बीपीएससी 67th पीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और फिर उसके अनुसार बीपीएससी पीटी के अनुसार बीपीएससी 67th मेंस और सीडीपीओ मेंस, ये एक डिस्कशन का विषय है। ठीक है, ये है। और दूसरा फिर सेकंड जो विषय आता है ओके, तो ये बीपीएससी का जो अभी जो वर्तमान में बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम सामने हैं उस एग्ज़ाम को देखते हुए जो हमारा प्लान होना चाहिए, जो क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो डेट शीट आया है बीपीएससी का उसके अनुसार इस वीडियो में जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को हमने तीन भागों में बांटा है। उसमें से एक भाग यहाँ पर जो तीन भागों में बांटा है उसको इस तरीके से आप इसको देखिए। एक भाग है बीपीएससी 67th पीटी का, ये एक इशू है और इम्पोर्टेंट इशू है। जैसे जब आप 30 तारीख को पीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जैसा कि ये एग्ज़ाम आपके होम सेंटर पे नहीं पड़ता है, इसमें आपको दिल्ली में अगर हैं, दिल्ली के देश के बाहर है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं। अदरवाइज मान लीजिए ऐसी किसी ट्रेन में जाते हैं जो पता चला कि अगर 2-3-4 घंटे लेट हो गई तो फिर इतना सारा किया गया प्रयास सारा का सारा धुल जाएगा। इसलिए फर्स्ट सजेशन यही होगा कि इस मामले में सेंटर पर पहुंचने के मामले में कोई जोखिम ना लिया जाए। जो सेकंड है कि जब एग्ज़ाम सेंटर पे चले गए तो कंप्लीट प्रोसीजर को पूरा करके कूल होकर के एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उससे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे जितना आपको आता है, इसका क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, एक ये विषय है। और इस बारे में मैं अगर बताऊं, क्योंकि अब 9-10 दिन का समय है, इस 9-10 दिन के समय में अब टाइम नहीं है जब मैं आपको कंटेंट के विषय में बताऊं या ये बताऊं कि कैसे आप कहाँ से चीज़ों को पढ़ें, ये सब मैं बताने की अब समय नहीं है। बस अब इतना ही समय है कि जो भी सिलेबस आपके, जो भी कंटेंट आपके पास है, आपने इतने दिनों में जो क्रिएट करके रखा है, अब उसका रिवीजन करिए। या फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी में से या इवन एटलस में जा करके आप जो कुछ इंडिया के मैप हैं, कुछ बिहार के मैप हैं या अलग अलग, जैसे एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ डायग्राम्स को देखें, यानी कुछ फोटोग्राफ्स को देखें, ये देखें तो उससे क्या होता है कि एक दिमाग पर विजुअल इंप्रेशन बनता है और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी सही होते हैं। ठीक है। या फिर कहीं पे टेलीग्राम चैनल पे ही जाएंगे, आस्था इसके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो उसको पीछे से एक बार आप सरसरी निगाह से आस्था इसके टेलीग्राम चैनल को आप एक बार उसमें पीछे 1 साल में जो भी टाइल्स डाला गया है बिहार सरकार की ओर से अपनी बातों को बताने के लिए, जो उन्होंने एक पावर पॉइंट पे एक टाइल्स बनाया
और फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, वो सारे टाइल्स जो उस पर डाले गए हैं, कई सारे हमने जीके टाइप के टेबल भी डाल रखा है, टॉपिक वाइज उसमें जाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में सब में डाल रखा है। तो आप उसको चाहें तो एक बार जब भी आपको टाइम हो 2 घंटा 3 घंटा का, तो उसको एक बार सरसरी निगाह से वो जीके वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको देख सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट तरीका यही है कि जो जो सोर्स आप यूज करके अपने प्रिपरेशन को आपने कंक्लूड किया हुआ है, कई बार वो सोर्स को ही आप फिर से एक बार रिवीजन पर ही फोकस किए रहिए। हाँ, जरूर है एनसीईआरटी वगैरह में से जो मैप दिया हुआ है, उस मैप को जरूर, जो डायग्राम दिया हुआ है उसको एक बार जरूर देखने की कोशिश करिए। तो एक इसमें से ये अभी प्रिपरेशन के पार्ट में, अभी जो 9 दिन का समय बचा हुआ है, 8 दिन का समय बचा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में जैसे जाता है तो वहाँ पर पेपर आपके सामने है, और मैंने कहा कि कैसे आप जितना आपको नॉलेज है पेपर में, फर्स्ट इंप्रेशन में जितना नॉलेज है उससे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही होगा, ये जो तरीका होता है, इस तरीके को हमने पहले भी बता रखा है। 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है इंक्लूजन थ्योरी और दूसरा होता है एक्सक्लूजन थ्योरी। ठीक है, इंक्लूजन थ्योरी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, एक्सक्लूजन थ्योरी में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया जाता है, जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं उसको हटाया जाता है, और उस प्रोसेस में अपने आप ही सही ऑप्शन आपको दिख जाता है कि उसमें से 2 या तो सीधे अब 1 पर पहुंच जाते हैं या 2 पर पहुंच जाते हैं। कई बार मान लीजिए कोई मैच करने के लिए कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें से आप देखते हैं कि एक भी अगर एक आपको 4 उसमें दिया हुआ है, उसमें से एक भी अगर सही ढंग से मैच हो गया तो उससे भी बीपीएससी टाइप के क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। उसमें पता चला कि चारों के चारों ऑप्शन जानेंगे या कम मिनिमम 3 जानेंगे तब जाकर के वो क्वेश्चन होते हैं। बीपीएससी में 1 या 2 जानेंगे तब भी वो मैच वाले क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब यहाँ पे है कि जो हमने कहा कि उसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे देखो, कौन बनेगा करोड़पति अभी चल रहा है, उसमें जाके देखते होंगे तो उसमें कई बार जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर का क्वेश्चन अगर आया, जैसे कल मैं वैसे ही एक टीवी पे देख रहा था, तो उसमें यूट्यूब के थ्रू हमारा टीवी जुड़ा हुआ है, तो उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें एक आया कौन बनेगा करोड़पति का ही एक क्वेश्चन आया कि भाई दीमक किस चीज़ को नुकसान पहुंचाता है या किस चीज़ को खाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधे उसमें दिया हुआ प्लास्टिक, उसमें वुड दिया हुआ, लकड़ी दिया हुआ था, उसमें लोहा दिया हुआ था, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, सीधे आप टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वहां पर तो ये जो पहला वाला पार्ट हमने बताया वो पार्ट हुआ इंक्लूजन। एक और जैसे पटना के का एक बिहार का एक केस आया था कि एक बच्ची गई थी वहाँ पे, वो हॉट सीट तक पहुँच गई थी अमिताभ बच्चन जी के सामने, और उसने फ़ोन ऑन फ्रेंड में अपने एक कोचिंग के अपने टीचर का उसने फ़ोन ऑन फ्रेंड में यूज किया, और टीचर ने जो जवाब दिया वो फाइनली तो गलत साबित हुआ। लेकिन टीचर, अब वहाँ पे भी इस तरह की भी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। रामानुजाचार्य को लेकर के जो क्वेश्चन था, तो टीचर ने जो रामानुजाचार्य का तमिलनाडु ऑप्शन जो सेलेक्ट किया, वो कहीं से भी फर्स्ट इंप्रेशन में कहीं से भी गलत नहीं दिखता है। वो उनके स्ट्रॉन्ग नॉलेज को शो करता है कि भाई कि रामानुजाचार्य का संबंध किससे है, तमिलनाडु से ही है। श्री पेरम्बदूर में उनका जन्म हुआ था, जहाँ राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। अभी 4-5 दिन पहले मैं गया था तमिलनाडु, श्री पेरम्बदूर में गया था, वहाँ से फिर कांचीपुरम गया हुआ था, कांचीपुरम में भी वो रहे थे। तो उनका सीधा सीधा संबंध तमिलनाडु से ही था। और उस टीचर ने क्या किया, हिस्ट्री के अपने नॉलेज के बेस पर उन्होंने तमिलनाडु को सेलेक्ट कर लिया, बिना 1 मिनट टाइम इधर उधर किए हुए। लेकिन वो क्वेश्चन तमिलनाडु का नहीं था, वो क्वेश्चन अभी कंटेम्प्ररी इशू का था। 2022 में रामानुजाचार्य का 216 फीट जो एक लंबा बैठा हुआ मूर्ति एक हैदराबाद के पास स्थापित किया गया था, और ये ट्विटर पे, करंट अफेयर्स में सब जगह आया था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने अपने हिस्ट्री के नॉलेज के आधार पर उसने तमिलनाडु बताया, लेकिन वो क्वेश्चन क्योंकि तमिलनाडु का हिस्ट्री के नॉलेज का क्वेश्चन नहीं था, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और वो करंट अफेयर्स में क्या था कि हो सकता है कि उनके दिमाग से ये क्वेश्चन स्लिप कर गया हो, या जब ये चर्चा में चल रहा था फरवरी वगैरह में, फरवरी 2022 में जब न्यूज़ में था, ये ट्विटर पे था, तो उस समय वो उनको उसको ध्यान में 2-3-4 दिन के अंदर में आया न्यूज़ में, और वो ऑफ द साइट हो गया, आंख से हट गया, और उनका ध्यान उस पर नहीं गया। ठीक है, तो फिर इस तरह की गलतियां भी कई बार हो जाती हैं। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि आपने अपने जो एक परसेप्शन है, जो ओवरऑल एक नॉलेज है, उसके आधार पे आपने क्वेश्चन सही कर दिया, और पता चला कि वो क्वेश्चन सही नहीं था, कुछ और था उसके पीछे का। तो इसलिए थोड़े सावधान हो करके, नहीं तो कई बार सिली मिस्टेक होते हैं, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हुआ था। और उस बच्ची को, वो बच्ची जो उसमें आगे जा करके कुछ पैसे अर्न कर सकती थी, वो नहीं कर पाई थी।
ठीक है, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उससे भी सीख लेनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा है कि कई बार ये जो लार्जर नॉलेज होते हैं, जो व्यापक एक नॉलेज होता है किसी विषय का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो उसका यूज किया जाता है एक्सक्लूजन थ्योरी में। जैसे यहीं पे होता कि रामानुजाचार्य किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो उसमें या किस राज्य में, यही क्वेश्चन किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि रामानुजाचार्य, उसमें मान लीजिए उत्तर प्रदेश दिया रहता, उसमें झारखंड दिया रहता, उसमें उड़ीसा दिया रहता, उसमें तमिलनाडु दिया रहता, तो आप क्या करते हैं, आपको मान लीजिए तमिलनाडु अगर याद नहीं है तो आप क्या करते हैं, रामानुजाचार्य कभी यूपी से नहीं हो सकते हैं, कभी झारखंड से नहीं हो सकते हैं, कभी पश्चिम बंगाल से नहीं हो सकते हैं, तो कहाँ से हो सकते हैं, तमिलनाडु से होने के चांसेस है। तो इसको कहा जाता है एक्सक्लूजन थ्योरी। तो ऐसे थ्योरी को यूज करके इस तरह के भी मैंने कहा जाता है कि सही तो नहीं जानते हैं आप, लेकिन गलत जानते हैं, तो गलत को हटा देंगे तो अपने आप ही सही, और सही जब सही के नज़दीक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप जो आपको उचित लगे वो डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो ये होता है एक पार्ट। इसमें ये था अभी के डिस्कशन का कि बीपीएससी 67th पीटी में जब आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, हॉल के अंदर बैठ जाएं, तो वहाँ पे आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चन को। कई बार ऐसा होगा कि बिहार में जो यूथ है वो कई बार देखते हैं कि सही, बहुत सारे कारण सही भी रहते हैं कि जो सिस्टम की गलतियाँ होती है उसके खिलाफ बड़े तेज़ी से बिहार में चीज़ें खड़ी, एकदम से आंदोलन खड़ी हो जा रही हैं। आपको भी वहाँ पे सावधान रहना होगा। सेंटर पे कई लोगों को अगर ऐसा लगने लगेगा कि पेपर डिफ़िकल्ट है या वो जो सोच के आए थे उसके अनुसार पेपर नहीं है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट वहाँ पे अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करें, और उसका नुकसान ये होगा कि उसका नुकसान ये हो जाएगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं रिस्क लेकर के बात बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बुरा लग सकता है कि आप जरूर किसी भी हाल में आपको एग्ज़ाम दे लेना है, कहीं किनारे हट के, चाहे जैसे भी हो एग्ज़ाम दे लेना है। मान लीजिए आपके हॉल में अब थोड़ी अव्यवस्था है, पानी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, ये सब मैटर नहीं करता है। 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए कहीं अपना किनारे होकर के, कहीं हो हल्ला हो रहा है हॉल के अंदर, कहीं किनारे होकर के शांति से एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई आंदोलन न्याय या न्याय इन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बीपीएससी का इतना हार्ड मेहनत कर, कठोर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनको वो अल्टीमेटली बीपीएससी में सेलेक्ट हों, पास हों, ये मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें जो भी बाधाएं आएंगी, आपको अपने होशियारी के साथ उससे ओवरकम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि अंतिम लिस्ट जो बीपीएससी का बनेगा, बीपीएससी 67वीं में जो 800 से अधिक सीट है और बड़े अच्छे सीट हैं, उसमें आपका भी नाम रहे, आपका भी रोल नंबर उसमें जरूर रहे। और इस प्रक्रिया में जितनी बाधाएं आती जाएंगी, चाहे वो सिस्टम की बाधा हो, चाहे आसपास की बाधा हो, वो सबको दूर करके सिलेक्शन पाना ही आपकी वीरता है, आपकी होशियारी है, आपका इंटेलिजेंस है। ये एक बात। ये जो सेकंड यहाँ पे जो इशूज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि बीपीएससी का ये 67th का जब पीटी हो जाएगा और ये सीडीपीओ का भी ऑलरेडी रिजल्ट आया हुआ है, तो ये दोनों के जो मेंस का, अभी बीपीएससी ने जो डेट शीट जारी कर दिया, ये जो दोनों का जो मेंस का होगा, ये मेंस का कैसे, इसका प्रिपरेशन का हमारा चूंकि तरीका क्या होगा कि अल्टीमेटली पीटी के बाद थोड़े कम टाइम का शेड्यूल आया हुआ है। अब उस शेड्यूल पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी ये कहता है कि जब तक बीपीएससी द्वारा नया डेट जारी नहीं कर दिया जाता है, डेट चेंज की कोई सूचना नहीं दी जाती है, तब तक अफवाहों पर विश्वास करने के बदले दिए गए डेट के अनुसार अपने प्रिपरेशन को कंक्लूड करिए। ये ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी का, और मैं भी इसी बात के अनुसार आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि बीपीएससी 67 का पीटी होने के बाद ये जो सीडीपीओ में पास किए हुए लोग हैं, पीटी पास किए हुए लोग हैं, और बीपीएससी 67 पीटी पास करने की जिनकी संभावना वाले लोग होंगे, क्योंकि आप जब 30 तारीख के 1 तारीख तक आते आते डेट आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, आपका कितना सही हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको लगता है कि आप बॉर्डर केस पे है, आपको लगता है कि बॉर्डर से 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हैं, तो आप फिर अपने मेंस की तैयारी में ज़्यादा समय गंवाए हुए आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो ये आता है। अब यहाँ पर है कि ये मेंस की तैयारी का क्या रोड मैप होगा, क्या तरीका होगा। मैं यहाँ पे एक बात को लेकर के मैं विरोधी नहीं हूँ। जैसे कई बार देखते लोग हैं कि यूट्यूब पे लोग बोल देते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, अगर आपके पास, आपने पीछे कई बार मेंस दे रखा है, अगर आपके पास, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आपके पास सारे नोट्स हैं,
ठीक है, आपके पास हिस्ट्री कल्चर का नोट्स है, आपके पास करंट अफेयर्स का नोट्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, इंडियन इकोनॉमी का विथ बिहार, ज्योग्राफी विथ बिहार, साइंस टेक्नोलॉजी का या पॉलिटी का, ये सारे प्लस ऑप्शनल के ये सारे नोट्स। और आप उसको बार बार, चूंकि हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखना है, 400 वर्ड के अनुसार अगर मिनिमम माने 3200, सोचने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, याद वाला पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो उसका फायदा क्या होगा, फिर आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। क्लियर है? तो ये अच्छा उस एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए आपको बातें याद होनी चाहिए, और याद होने के लिए 10 चीज़ को एक एक बार पढ़ने से वो याद नहीं होगा, एक चीज़ को 10 बार पढ़ने से। क्योंकि एग्जाम हॉल में जितना सोचेंगे उतना ही आपके आंसर की क्वालिटी खराब होगी और उतना ही आपका टाइम ज़्यादा लगेगा आंसर, और फिर बाद में 2 एक क्वेश्चन छूट भी सकता है। और पता नहीं उस दिन का दिन अगर अच्छा था तो अच्छा सोच लेंगे, और पता चला कि खराब था तो खराब सोच लेंगे। तो ये जो पीछे से प्रिपरेशन किया जा रहा है वो उस दिन सोच के आधार पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वो पीछे के नॉलेज और याद पर आधारित होने चाहिए। इसलिए तो इतना लंबा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि इसमें जो लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं, अगर आपसे सेल्फ स्टडी से संभल जाए तो ज़रूर संभाल लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी से अगर नहीं आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से मुझे मेंस का जो पेपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये 800 से ऊपर जो सीट है, इस 800 से ऊपर सीट में 10,000 12,000 लोग पीटी क्वालिफाई कराए जाएंगे, तो आप सोच के देखो कितनी भारी संख्या में लोग फिर पीटी पास करने के बाद भी छटेंगे। तो हमारा नाम छटनी में क्यों रहे, हमारा नाम इंटरव्यू देने वालों में क्यों ना रहे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं 1% भी उसमें कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। किसी मित्र से, किसी कोचिंग से, आस्था ये से अगर कोई मदद आपको मिल सकता है और आपको लगता है कि ये मदद हमारे मार्क्स को बढ़ा सकता है, एग्जाम हॉल में हमारे परफॉर्मेंस को सुधार सकता है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो परिणाम इससे प्राप्त होने वाला है उस परिणाम की कोई कीमत नहीं है। क्लियर है? ये हाँ, जरूर जो कुछ सुविधाएं हैं उसकी थोड़ी बहुत शुल्क होती हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जरूर ले लीजिएगा, खुद से इसमें जोखिम लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहां से भी हेल्प मिले वहां से हेल्प लेने चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो आपकी जरूरत है, ये जो हेल्प है वो आपकी जरूरत में सहायक होने चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जैसे बताऊं कि 67th जो मेंस के लिए हम लोगों की तरफ से, जो आस्था है इसकी तरफ से क्या होगा, आपके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि टाइम कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों ने 67th मेंस का क्लास कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो एक तरीका उसका ये हुआ कि आप यहाँ से ये सारे जो हमारे जो जनरल स्टडीज के क्लासेज हैं उस क्लासेज का क्या करिए, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग ले लीजिए ऐप पर, आस्था यस के ऐप पर इसको रिकॉर्डिंग ले लिया गया आपने, और रिकॉर्डिंग में सारे क्लासेज अवेलेबल हैं। उसको आप थोड़े फास्ट करके पता चला कि 1 महीने के अंदर में सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट आपका जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, वो क्लास नोट्स बन जाएगा। इकोनॉमी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, सब कुछ का आपका नोट्स बन जाएगा। करंट अफेयर्स आपको लाइव मोड में यहाँ से मिल जाएगा जब एग्जाम के थोड़े दिन पहले। क्लियर है ये? तो ये इसमें एक होता है रिकॉर्डिंग। दूसरा तरीका यह हुआ कि आप इसका जो रिकॉर्डिंग और प्लस लाइव ऑनलाइन लाइव जो क्लास चलेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम का अलग से, इंग्लिश मीडियम का अलग से, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, ठीक है, जो क्लासेज चलेंगे उस क्लासेज को आप क्या करिए कि उस क्लासेज का रिकॉर्डिंग प्लस लाइव क्लास ले लीजिए। हमने क्या कहा, ऑलरेडी जो क्लासेज पूरे हो चुके हैं वे सारे क्लासेज एक ही बार में एक्सेस मिल जाएगा। प्लस जो यहाँ पे 67th के लिए जो नया बैच स्टार्ट होगा, 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 4 अक्टूबर से। दशहरा का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, और जो लोग क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे उनके पास एक दिन का समय भी नहीं होगा खराब करने के लिए। तो 4 अक्टूबर से जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो उसका एक रिकॉर्डिंग भी रहेगा पीछे के सारे क्लासेज का, प्लस ये जो क्लास शुरू होगा उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। दूसरा मोड हमने क्या बताया, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, सारा क्लास का रिकॉर्डिंग, प्लस जो लाइव क्लासेस, ये भी जो क्लास चल रहा है डेली 2.5 घंटे का क्लास चलेगा, उस 2.5 घंटे का लाइव क्लास भी देख रहे हैं, और पहले से जो रिकॉर्डिंग है वो भी ऐप पर अवेलेबल होगा। और तीसरा इसमें थर्ड एक विकल्प ये आएगा कि रिकॉर्डिंग प्लस ऑफलाइन। जो ऑफलाइन में, जो दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में जो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे उस ऑफलाइन क्लास को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास प्लस उसमें रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के 2-2.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। या तीसरा तरीका ये बनता है, इसमें एक और तरीका ये बनता है कि ऑफलाइन, केवल ऑफलाइन 2 बैच ऑफलाइन के होंगे, एक सुबह में और एक शाम को, 2.5 घंटा सुबह 2.5 घंटा शाम। ये ऑफलाइन क्लास को
आपको दोनों सुबह में कुछ और सेक्शन चलेगा, शाम को कुछ और सेक्शन चलेगा। ये दोनों को मिला करके ऑफलाइन में ही 2 से 2.5 महीने में एग्जाम के पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, बीपीएससी 67 में अगर कोचिंग का हेल्प लेने की का निर्णय अगर लेते हैं तो ठीक है, जो कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, लेने चाहिए। 6 टीचर आकर के आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आप जो खुद करेंगे उससे वो बेटर होगा। क्लियर है? अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि आप अपने से नहीं करेंगे, आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 लोगों का सपोर्ट अपने साथ ले लेते हैं जो कि अगले जब भी आपके एग्जाम के पहले तक आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, तो वो बुरा नहीं होता है। और इसमें हमने क्या बताया कि दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में ऑफलाइन में 2 बैच होंगे इंग्लिश मीडियम के, 2 बैच होंगे हिंदी मीडियम के। दोनों क्लास में क्रॉस चलेगा, किसी में इकोनॉमी तो किसी में साइंस टेक्नोलॉजी, किसी में पॉलिटी तो किसी में हिस्ट्री। इस तरीके से करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डिंग, जो पीछे के क्लासेस सारे हुए हैं वो सारा रिकॉर्डिंग में ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाए, प्लस साथ में ऑफलाइन क्लास करिए। रिकॉर्डिंग प्लस लाइव, जहां भी हैं वहां से लाइव क्लास करिए, प्लस रिकॉर्डिंग भी अपने पास बैकअप में रखिए। और केवल रिकॉर्डिंग, तो ये 4 मोड रहेंगे आपके पास हेल्प के लिए। जो आपको उचित लगे उसके लिए आप कॉल करके उस पर यहाँ पे ऑफिस में कॉल करके उसकी सूचना ले लीजिए। और फिर यहाँ पे जो नोट्स जितने भी कैटेगरी के, ये जो भी 4 ऑप्शन हमने बताया, सबके साथ प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो भी ये ऑफलाइन में क्लासेज चलेंगे, ये सारे क्लासेज का जो क्लास नोट्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लोगों को जो कि कोई क्लास हमारे यहाँ नहीं करेंगे, वो सारे क्लास नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। लेकिन आप भी खुद भी समझ रहे हैं कि वो सारे क्लास नोट्स कब मिलेंगे, एग्जाम के नज़दीक, जो कि तब जा करके क्लास कंप्लीट हो पाएगा। तो हम उसको डालेंगे, अभी ही बता रहे हैं आपको। क्लास अगर नहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तब भी आस्था इसका क्लास नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहे, मिल जाएगा। लेकिन वो मिलेगा जब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट होंगे तब। अदरवाइज जो क्लास कर रहे हैं, उन जो क्लास यहाँ पे करेंगे लाइव में, रिकॉर्डिंग में, ऑफलाइन में, उनके पास अपना नोट्स तो बनते ही जाएगा, जिसको कि जो एक नोट्स होगा वो 10 बार पढ़ करके समझ के साथ, चूंकि जानते हैं पढ़ाई के 3 तरीके होते हैं, केवल पढ़ना, सुनकर पढ़ना और देखकर सुनकर पढ़ना। देखकर सुनकर पढ़ने से लाभ तो ज़्यादा होगा ही। और केवल पढ़ना, तो केवल पढ़ने के लिए जो आस्था इसका क्लास नोट्स होगा वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा, या आप भी यहाँ पे फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये विकल्प भी आपके पास जरूर रहेगा। उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आस्था आपको देगा। आस्था इसके द्वारा जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे 67th मेंस के लिए और CDPO के लिए ऑर्गेनाइज होगा, वो टेस्ट सीरीज में दोनों मोड में होगा, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। ऑनलाइन में एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका पिछले दिनों में हम लोगों ने उसका इन्वेंशन किया था कि जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। 12 बजे से टेस्ट है तो 12 बजे ही हमने क्वेश्चन पेपर उस पर डाला। आपके पास मोबाइल पे आप बैठे हुए हैं टेबल पे, अपने कुर्सी, अपना कॉपी लेकर के, एक ही बार यहाँ से 11 कॉपी आपको भेज दिया गया आपके एड्रेस पर। आपने कॉपी लेकर के सामने बैठा जिस पे आपको आंसर लिखना है, वो 11 कॉपी लेकर के आप उसमें का एक कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे ही 12 बजेगा उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। आप 3 घंटे तक उसको लिखिए। 3 घंटे तक लिखने के बाद आप उसको स्कैन करिए, स्कैन करके उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है? फायदा क्या होगा उसका? यहां वो ग्रुप में आ गया, यहां पर उसका प्रिंट आउट निकलेगा, वो 34 पेज का यहां पे अस्थायी इसमें प्रिंट आउट निकलेगा। वो ऑनलाइन चेक नहीं होगा, वो प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल करके वो सारा फिर यहां टेस्ट, उसकी जांच की जाएगी, कॉपी को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है? और उसके बाद जो फीडबैक होगा, कॉपी के हर क्वेश्चन में जो फीडबैक होगा, मार्क्स होगा, फिर दोबारा उसका स्कैन होगा और स्कैन करके उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपका कॉपी मिल गया, आप देख लीजिए उसको। ठीक है? आपका जो हार्ड कॉपी जो यहाँ प्रिंट आउट निकाला गया था, वो यहाँ उसका ओरिजिनल कॉपी तो आप ही के पास पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए अपना। इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का फायदा क्या है? आप जो 100 लोगों ने जो अपना कॉपी उसमें डाल रखा है, सबका मार्क्स उसमें रहेगा, तो आप उसमें जो बेस्ट लिखने वाले हैं उसका कॉपी आप खुद पढ़ सकते हैं। आप जाकर के आपने अपना कॉपी देखा, अगर आपको लगता है कि जिसको 300 में 210 नंबर मिला है, 300 में 190 नंबर मिला है, उसने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, आप उसका PDF उसको देख लेंगे। और PDF देख करके क्या करेंगे, आप उसको जाकर के आप वहां से देख सकते हैं कि उन्होंने उस क्वेश्चन का और मल्टीपल लोगों ने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है?
एक आदमी का कॉपी नहीं, आप 10 आदमी का कॉपी पढ़ सकते हैं, कंपैरेटिव पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी इसमें ये है कि किसी का मान लीजिए 300 में 100 नंबर आया हुआ है, उसको लगेगा मेरा कॉलर नीचे हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस सिलेबस पर जितना कॉलर नीचे होगा उतना ही सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कमियां पता चलनी चाहिए, कमियों को छुपा करके अपने आप को, जैसे कहा जाता है कि पीढ़ा लगा करके ऊंचा होने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आने दीजिए, पीडीएफ में रहने दीजिए, उसको देखने दीजिए लोगों को। आप अब बाकी लोगों का सुधार, बाकी लोगों का देख करके कोशिश करिए कि अगले टेस्ट में ये 100 बढ़ के कितना हो जाए, आपका भी 210 हो जाए, 200 से ऊपर हो जाए। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन में आप आकर के अस्थाई में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, पटना में आप ऑफलाइन में टेस्ट देना चाहेंगे, आप दीजिए। पटना में भी भिखना पहाड़ी में ऑफलाइन का टेस्ट का अरेंजमेंट होगा। आप भी चुके उस व्हाट्सएप ग्रुप के, तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार से, आप उसको चाहेंगे तो कोई आंसर कॉपी आ रहा है, चाहेंगे तो ऑफलाइन वाले भी देख सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका भी लोग देखें तो उसको भी स्कैन करके उस पर डाल दिया जाएगा, सब स्कैन करके उस पर रहेगा सब पेपर। तो ये टेस्ट सीरीज का तरीका होगा। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग जो 30 सितंबर के नेक्स्ट 7 दिन बाद जो संडे आएगा, उस संडे से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। 11 टेस्ट होंगे, 11 टेस्ट में सारे सेक्शन वाइज और फिर फुल टेस्ट 4 या 5, ठीक है। तो ये टेस्ट हो जाएंगे, तो उससे भी आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो टेस्ट होगा, पहले हम लोग केवल उसमें हर सेक्शन वाइज टीचर डिस्कशन करते थे। मैं इकोनॉमी का, साइंस टेक्नोलॉजी का डिस्कशन करता था, पॉलिटी का, इस तरीके से। लेकिन इस बार साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हर क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर भी दे दें और डिस्कशन भी कर लें, दोनों के दोनों चीज़ों को कर लें। तो ये होगा। तो थर्ड पार्ट है डिस्कशन का, वो हो जाएगा बीपीएससी 68th, क्योंकि इसका भी डेट आ गया। तो ये जो डेट आया है, यहां पर पहले से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जीएस, पीटी और मेंस की तैयारी कर लो। ऑप्शनल का पीटी का एग्जाम देने के बाद कर लेंगे। लेकिन पीछे काफी दिनों से बोल रहे हैं, और अस्थाई इसमें अच्छी बात है कि लोगों ने पीटी और मेंस का क्लास करके 68th के लिए वो रेडी हैं। एक आध सेक्शन किसी का कहीं कुछ छुटा हुआ है तो वो सब। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक बीपीएससी 68th के लिए जो सीरियस नहीं हुए थे, ठीक है, तो उनके लिए रिकमेंडेशन यही आता है कि अब आप जो 3 महीने का पीटी का 8 जनवरी का जो डेट है, 3 महीने का पीटी का टाइम है, उसी तरह से 3 से 4 महीने का मेंस का होगा। तो इस 3 महीने में यहां पे हम लोगों के यहाँ दिल्ली में 5 घंटे का पीटी क्लास चल रहा है, 2 घंटे मॉर्निंग और 3 घंटे 3 से 6 शाम को। तो ये 5 घंटे का ऑफलाइन में क्लास करने से 2-2 सेक्शन पैरेलल अगर चलेगा, सुबह में कुछ और शाम को कुछ और, ऑफलाइन में आपका क्लास पूरा हो जाएगा। या केवल एक बैच कोई करता है तो आप जानते हैं कि वहां पे ऑफलाइन का क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, कुछ सेक्शन रिकॉर्डिंग से, कुछ सेक्शन ऑफलाइन से। और जब आपको लगे कि जो हमने रिकॉर्डिंग में देखा है उसको मुझे ऑफलाइन में देखना चाहिए, तो आप उसको ऑफलाइन में आके दोबारा क्लास कर सकते हैं। तो ये भी तरीका हुआ। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक पीटी, और साथ में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि सुबह में मान लीजिए कोई सुबह में 6 बजे से लेकर के, सुबह में जब सो के आप उठते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो शाम को 6 बजे तक पीटी 68th के लिए, और 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में जो क्लास चलता है मेंस का, तो उसके बाद मेंस। फर्स्ट शुरू में क्या होगा, दिन भर पीटी, शाम को मेंस। अब जैसे ही पीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, डेट आ जाएगा, तो उसके बाद जब फॉर्म भरा गया तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पीटी वाला सुबह से लेकर के और रात में 9 बजे तक, खाना खाने तक, डिनर तक पीटी, और डिनर के बाद जो 2.5-3 घंटे का टाइम मिलेगा उसमें मेंस। अगर ये खुद से भी या फिर कोचिंग के सपोर्ट से अगर करते हैं, ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डिंग दोनों जोड़ करके, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो कि बीपीएससी के डेट जारी करने के कारण जो चीज़ें कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। अदरवाइज सब जल्दी जल्दी सेल्फ स्टडी, एक बार जैसे यहाँ पे जो ऑनलाइन में जो लाइव क्लास करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं, 1 साल का रहता है पीटी का, 1 साल का रहता है मेंस का। अगले करके जो बीच में जितने पड़ाव आते जाएंगे उसके अनुसार अपने आप को फास्ट मोड में करके उस एग्जाम को दे लीजिए। फिर अगर इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा वो, या वो क्लास रहेंगे
जो ऑफलाइन वाले लोग हैं वो ऑफलाइन में क्लास किए और रिकॉर्डिंग मोड को भी अपने पास रख लिए। तो दोनों मिला करके वो अभी जो 68 का चैलेंज होगा उसको मीट आउट कर लेंगे, और कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो उसके बाद वो जो ऑनलाइन में जो कुछ भी उन्होंने कर रखा है वो सबको ऑफलाइन में कर लेंगे। तो ये सब मिला करके प्रिपरेशन में जो भी इंस्टीट्यूशन है, आप दिल्ली में है, पटना में है, जहां भी है, ये जो जैसे पीटी और मेंस को दोनों मिला ले तो आस्था इसकी बात करें, 15-16 टीचर आपको सपोर्ट करते हैं, कई महीनों सपोर्ट करते हैं। और बीपीएससी का जो चैलेंज है, चाहे पीटी का, चाहे मेंस का, चाहे इंटरव्यू का, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि सपोर्ट से आपको फायदा ना हो। हाँ, खुद से करने से जरूर थोड़ी दिक्कत होंगी, लेकिन सपोर्ट से। और कंपटीशन जब इतना बढ़ा हुआ है तो जहां भी सपोर्ट की जरूरत हो सपोर्ट ले लेने चाहिए, उससे परहेज नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जो भी बीपीएससी 67th पीटी देने जा रहे हैं, सब लोगों को ऑल द बेस्ट, ढेर सारा आशीर्वाद। आप बिल्कुल कूल होकर के एग्जाम हॉल में बैठ के अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि उसी दिन के लिए आपने इतना मेहनत किया हुआ है, इतना प्रयास किया हुआ है। उस हर्डल को पार करने के लिए धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, शांति के साथ बेस्ट परफॉर्म करिए। थैंक यू।